नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज हम आपको अपनी कक्षा के अंदर बीएड सेकेंड ईयर यानी फोर्थ सेमेस्टर से टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि हमारा चल रहा है और वो है निर्देशन एवं परामर्श। इसके अंदर हम जो है टॉपिक लेकर के आए हैं तो वो है कि परामर्श की तकनीकी। और तकनीकी के अंदर दो तरह की, एक निर्देशात्मक और एक अनिर्देशात्मक। इसके अंदर हम ये देखते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक जो परामर्श है उसका क्या तात्पर्य है, यानी उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक निर्देशात्मक में जो है यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की जो समस्याएं होती हैं उस पर ज्यादा गहन अध्ययन किया जाता है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है, यानी कि समस्याओं पर, और एक पर किया जाता है व्यक्ति पर, यानी कि जो प्रार्थी होता है, जो एक समस्यात्मक होता है। अब वो दोनों के अंतर यही है कि एक में समस्या का हम समाधान करते हैं और एक में व्यक्ति के ऊपर हम देखते हैं, उसका समाधान करते हैं कि यानी कि रीजन क्या है, उस व्यक्ति के अंदर क्या कौन सा ऐसा रीजन है उसको जानने की कोशिश की जाती है। तो वो होता है हमारा अनिर्देशात्मक। और जहां पर समस्या होती है उसका समाधान किया जाता है तो वहां पर वो होता है निर्देशात्मक। तो ये तो इन दोनों के अंतर्गत हमने देखा कि इन दोनों का अर्थ होता है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि निर्देशात्मक परामर्श की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो वो विशेषताएं हैं यहाँ पर, इसमें जो है 5 तरह की विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे कि इस प्रक्रिया में परामर्शदाता प्रमुख एवं सक्रिय भूमिका निभाता है, यानी कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो इसकी विशेषताएं बताई गई हैं, सबसे पहले कि एक सक्रिय रह करके परामर्शदाता जो है वो अपनी भूमिका निभाता है। यहाँ पर जब तक एक परामर्शदाता सक्रिय नहीं रहेगा, किसी व्यक्ति की जो भी समस्या है उसको जानने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक वो जो है सक्सेस नहीं हो सकता है। यानी उसको उस समस्या तक जाना अनिवार्य है कि वो समस्या क्या है, ताकि उसका निदान अच्छे से किया जा सके। तो यहाँ पर परामर्शदाता जो है वो एक सक्रिय रह करके अपनी भूमिका को निभाता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि परामर्शदाता प्रार्थी को आवश्यक सूचनाओं से परिचित कराकर उसे विवेकपूर्ण उपबोधन देता है। जब एक परामर्शदाता जो है समस्या से अवगत हो जाता है, उसके बाद फिर उसकी कौन सी ऐसी समस्या है कि आपकी ये समस्या है, आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको एक ऐसी नॉलेज देता है, उपबोधन उसका कराता है कि आपके लिए ये चीज समाधान यानी कि सही रहेगी, तो आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। यानी फिर जो क्रियाएं अपनी तरफ से जो समाधान है उससे संबंधित जो क्रियाएं हैं उनसे अवबोधन जो है वो कराता है परामर्शदाता एक व्यक्ति को जो कि समस्या से ग्रस्त है। तो यहाँ पर जो है यही चीज बताई है कि जो आवश्यक सूचनाएं हैं उनसे परिचित करा करके उसे विवेक के माध्यम से, बुद्धिमत्ता के माध्यम से उसको परिचित कराता है कि आपके अंदर ये कमी है, आपको ये दूर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप आगे बढ़ सकते हो। तो वो जो समस्या है उसका जो समाधान है उस समाधान से वो परिचित कराता है, जो कि एक विवेकपूर्ण होता है। अब तीसरा इसके अंतर्गत आता है कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति की समस्या केंद्र बिंदु होती है, ना कि व्यक्ति। जैसा कि अभी बताया था कि निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक में जो एक अर्थ होता है दोनों का अलग अलग, पहले उसी को समझा था हमने। तो यहाँ पर यही बताया कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति की जो समस्या केंद्र है बिंदु होती है, ना कि व्यक्ति। यानी कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति की समस्या, जो व्यक्ति की समस्या होती है वो केंद्र बिंदु होती है, उस पर गहन चिंतन करता है एक परामर्शदाता कि वो समस्या है क्या, तब जाकर के उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर व्यक्ति मायने नहीं रखता, निर्देशात्मक में व्यक्ति मायने नहीं रखता, उसकी समस्या मायने रखती है, तब जाकर के उस समस्या का समाधान निकाला जा सके। फिर आता है यहाँ पर 4th नंबर पर कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति के भावात्मक व संवेगात्मक पक्ष की तरफ कम ध्यान दिया जाता है, बौद्धिक पक्ष पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर जितने भी इमोशंस होते हैं व्यक्ति के अंदर उस चीज पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है और यहाँ पर उसके बौद्धिक पक्ष पर जो है ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही सूचित किया था कि यहाँ पर जो है व्यक्ति की समस्या जो होती है वो मायने रखती है निर्देशात्मक परामर्श के अंदर। तो यहाँ पर यही चीज सामने है कि अगर व्यक्ति की समस्या मायने रखती है तो व्यक्ति से तो कोई मतलब नहीं है और इमोशन व्यक्ति के अंदर होते हैं। तो जब व्यक्ति के अंदर इमोशन होते हैं, इमोशन को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाता है,
तो यहाँ पर केवल व्यक्ति के बौद्धिक स्तर के जो है उस चीज पर ध्यान ज्यादा दिया जाता है कि इसका बौद्धिक स्तर किस लेवल का है और इसकी समस्या जो है वहां निदान कैसे निकलती है। तो उस चीज पर यहाँ पर ज्यादा ध्यान दिया है कि बौद्धिक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, व्यक्ति के अंदर जो बौद्धिक क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर एक इमोशंस जो है व्यक्ति के, वो बिल्कुल हटा दिए जाते हैं, वो उसके लिए एक परामर्शदाता के लिए कोई मायने नहीं रखता है। और अंत में इसमें देखते हैं कि इसमें व्यक्ति की समस्या अनुसार विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति की समस्या होती है बिल्कुल उस समस्या के आधार पर, अब ये नहीं है कि एक समस्या काम नहीं की तो दूसरी विधि ले ली, तीसरी विधि ले ली, यानी एक विधि काम नहीं किया तो बहुत सारी विधियां होती हैं, उनमें से हम सभी विधियों को अप्लाई कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर व्यक्ति की पहले, इसीलिए परामर्शदाता को फेस टू फेस रह करके उसको समझना होता है, तब वो समस्या से परिचित होता है, तब जाकर के उसका निदान करता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति की समस्या है, उस समस्या के आधार पर ही कौन सी उपयुक्त विधि होगी जिससे कि उसकी समस्या का निदान किया जा सकता है, तो उस विधि को लेकर के तब समस्या का निदान किया जाता है एक परामर्शदाता के अनुसार। तो ये तो इसकी यहाँ पर विशेषताएं हो गई। अब हम इसके अंदर निर्देशात्मक परामर्श के जो लाभ है उस चीज को देखते हैं। इसमें ये 4 लाभ दिए गए हैं कि पहला तो है निर्देशीय परामर्श में व्यक्ति की समस्या पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसा कि अभी इसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो इसका एक पहला लाभ है कि यहाँ पर व्यक्ति से ज्यादा उसकी समस्या पर गहन चिंतन किया जाता है ताकि उसी समस्या का निदान किया जा सके। जब समस्या का निदान हो जाएगा तो व्यक्ति तो स्वतः ही ठीक होता चला जाएगा। तो यहाँ पर व्यक्ति की समस्या को देखा जाता है, व्यक्ति को नहीं। दूसरा देखा दिया है यहाँ पर कि इसमें परामर्शदाता सेवार्थी को प्रत्यक्ष देखते हुए समस्या का समाधान करता है। इसमें क्या होता है, ये क्रिया जो होती है, एक प्रार्थी और एक परामर्शदाता दोनों फेस टू फेस होते हैं, तब समस्या का निदान आसानी से किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण रख दूं कि हम और आप आपस में यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, तो मैं आपको दिखाई दे रही हूँ लेकिन मैं आपको नहीं देख सकती, यानी आप मुझे देख रहे हो परंतु मैं आपको नहीं देख सकती। तो यहाँ पर क्या चीज है, मैं आपको तो नहीं देख सकती इसके माध्यम से, परंतु आप मुझे देख सकते हो, तो मैं आपकी समस्याओं से परिचित हो सकती हूँ। तो यहाँ पर एक परामर्शदाता मैं हुई और यहाँ पर एक निर्देशात्मक प्रणाली हमारी आई। वो कैसे, वो इस प्रकार से कि जैसे निर्देशात्मक प्रणाली के अंतर्गत एक परामर्शदाता जो है, अगर किसी व्यक्ति से या प्रार्थी से या समस्या ग्रस्त जो व्यक्ति होता है उससे फेस टू फेस बात करता है, तो उसकी समस्या को समझने की कोशिश करता है। और जब वो फेस टू फेस होंगे तब वहां पर आपस में उसके फेस को पढ़ करके, उसके एक्सप्रेशंस को देख करके, या फिर उसकी जो बोलने का तरीका है या जो भी उसकी कोई कमी है, उन कमियों को देख करके आसानी से पहचान सकता है कि इस व्यक्ति की समस्या क्या है, और उसी के आधार से उसकी समस्या का निदान बहुत आसानी से किस युक्ति से निकाला जा सकता है, तो उस युक्ति को वो उस व्यक्ति के ऊपर अप्लाई करता है। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि हम और आप दोनों यहाँ पर, हमारे बीच में भी एक संप्रेषण हो रहा है, परंतु ये संप्रेषण यहाँ पर जो हो रहा है कि आप मुझे देख सकते हो, मेरा बोलने का तरीका है, मेरा खड़े होने का तरीका है, मेरा लिखने का तरीका है, अगर उसमें कोई कमी है वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है लेकिन आपको दिखाई देगी, तो आप मुझे परामर्श दे सकते हो। वो परामर्श कैसे, मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख करके, तो उस चीज को मैं फॉलो करूंगी। अब बात आती है यहाँ पर कि आप मुझसे कैसे परामर्श लोगे। तो यहाँ पर परामर्श लेने का तरीका है कि जैसे आपके द्वारा दिया गया कोई पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट मुझे आप ही ने दिया था कि इस सिलेबस को पूरा कराओ, तो वो मैं आपको पूरा करा रही हूँ। तो मैंने उस चीज को पढ़ने के बाद मैंने जो मुझे समस्या यहाँ पर लगा कि ये आप लोगों की समस्या है, उसको सॉल्व करने की एक जो भी मेरे पास तरीका है, मैं उस तरीके को अप्लाई कर रही हूँ। अब यहाँ पर एक परामर्शदाता और एक शिक्षार्थी या प्रार्थी, एक वो व्यक्ति जो समस्या से ग्रस्त है, उस चीज का समाधान करना, तो हम दोनों के बीच में एक संप्रेषण बना हुआ है। अब बात इतनी आती है कि यहाँ फेस टू फेस नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ के अगर विद्यालय के अंदर ये बातें होती हैं, हमने कोई ना कोई मीडियम ढूंढ लिया है, तो उसके माध्यम से हम सॉल्व कर रहे हैं उस चीज को। लेकिन विद्यालय के अंतर्गत जब एक या समाज में हो या घर परिवार में हो, किसी भी तरीके से हो,
वहां पर एक परामर्शदाता जब तक एक समस्याग्रस्त व्यक्ति से फेस टू फेस आमने सामने बैठ करके समस्या का अवलोकन नहीं कर लेता, तब तक उस चीज का निदान आसानी से नहीं किया जा सकता। तो ये वो चीज है। लेकिन हम लोगों के बीच में भी एक ऐसी तारतम्यता बंधी हुई है जिसके माध्यम से हम समस्याओं का निदान आसानी से कर रहे हैं। ये वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, यानी कि जो हमें सुविधाएं आज तकनीकी, क्योंकि तकनीकी का हमारा टॉपिक चल रहा है, तो उस तकनीकी के माध्यम से हम यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ये मोबाइल हो, ये लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, किसी भी माध्यम से हो सकता है। लेकिन नेट ऐसा हमारे बीच में एक मीडिएटर बना हुआ है जिसके माध्यम से हम आपकी समस्याओं को सुनते हैं और उस समस्याओं को सुनने के बाद आपकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। तो ये चीजें एक तकनीकी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा फेस टू फेस भले ही हम ना हो, लेकिन यहाँ पर हमारी समस्याओं का जो निदान है वो आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये वही चीज बताई गई है कि इसमें जो है परामर्शदाता सेवार्थी को प्रत्यक्ष देखते हुए समस्या का समाधान करता है। तीसरा आता है इसमें, इस विधि में परामर्शदाता सेवार्थी की सहायता हेतु तुरंत उपस्थित रहता है। यहाँ पर अगर परामर्शदाता जो है वो सेवार्थी के लिए, अगर उसकी कोई ऐसी समस्या है तो उसके लिए वो तुरंत हाजिर हो जाता है ताकि उसकी समस्या का निदान किया जा सके। अब यहाँ पर एक उपचार की दृष्टि से इस चीज को देखा गया है। हमने देखा था निर्देशन के अंदर ही परामर्श एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्या का समाधान निकाला जाता है। तो यहाँ पर जब समस्याग्रस्त कोई व्यक्ति है तो उसके उपचार के लिए जब आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत वो हाजिर हो जाता है। यहाँ अगर हम देखते हैं तकनीकी के अंतर्गत, तो जैसे तकनीक में यहाँ थोड़ा सा विलंब होता है, लेकिन आपको मौजूद होता है वो तरीका, वो एक उपाय, वो एक समाधान जिससे कि आप अपनी गलतियों में सुधार कर सके, या आप मुझे बताएं तो मैं अपनी गलती में सुधार कर सकूं। तो यह थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन यहाँ परामर्शदाता जो है प्रत्यक्ष एक फेस टू फेस होने के बाद अगर अपनी समस्या बताता है तो वहां तुरंत वो हाजिर हो जाता है एक परामर्शदाता। चौथा आता है इसमें कि यह प्रक्रिया समय की दृष्टि से उपयोगी है। बिल्कुल सही बात है। आज बदलते हुए परिवेश में अगर हम देखते हैं तो कितनी सारी समस्याएं हमारे जीवन में हैं, हमारे चारों तरफ से घिरे हुए हैं और इसमें हर व्यक्ति फंसा हुआ है। हर व्यक्ति की कोई ना कोई परेशानी है, कोई छोटी है तो कोई बड़ी है, कभी छोटी कभी बड़ी, इस तरीके से। तो कोई ना कोई परेशानी हर व्यक्ति के साथ हमेशा बनी रहती है, जो कि निरंतर चलती ही रहती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, जैसा कि इसमें बताया कि समय की दृष्टि से उपयोगी है। बिल्कुल सही बात है। आज के समय में अगर किसी व्यक्ति को कोई भी मार्गदर्शन चाहिए तो तुरंत वो गाइडेंस लेने की कोशिश करता है और काउंसलर के पास जाता है, अपनी परेशानी बताता है, परेशानी बताने के बाद तुरंत उसका समाधान हो जाता है और वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला लेता है। तो आज वर्तमान परिस्थिति में ऐसा है, पहले के समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले के समय में सब लोग मिलजुल करके जैसे काम करते थे, हो गया तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन आज के समय में हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल नए दृष्टिकोण से है, और नए दृष्टिकोण से है तो हमारा जीवन जो उसी हिसाब से जैसे उलझा हुआ है उसी हिसाब से उसको सुलझाया भी जा सकता है। तो उसके लिए आवश्यकता होती है हमें गाइडेंस एंड काउंसलर की। तो वहां पर जो है हमने उस चीज को देखा कि आज वर्तमान समय में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी है। तो ये तो हमारा हो गया निर्देशात्मक परामर्श की विशेषताएं और इसके लाभ। अब हम देखते हैं अनिर्देशात्मक। तो अनिर्देशात्मक परामर्श के हम पहले लाभ देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे उसके चरण या सोपान। तो जैसे इसके जो अनिर्देशात्मक परामर्श के लाभ हैं, जैसा हमने निर्देशात्मक में देखा था कि यहाँ एक समस्या को ज्यादा महत्व दिया जाता है, परंतु अनिर्देशात्मक में जाते हैं तो वहां पर व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे सबसे पहले इसके जो लाभ है कि इसमें प्रार्थी की समस्या का समाधान उसकी योग्यता को उत्पन्न किया जाता है, यानी कि हर व्यक्ति जो यहाँ पर पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है उसके अंदर जो है दिमाग है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, न किसी में कम न किसी में ज्यादा, ये हम सभी जानते हैं। बस अपनी क्षमता के अनुसार वो कार्य करता है। क्षमता यानी कि वो समझ नहीं पाता, यानी हर व्यक्ति जन्म लेते ही कुछ गुण लेकर के उत्पन्न होता है, उसके अंदर इतने गुण होते हैं परंतु वो अनभिज्ञ होता है और उस गुण को वो पहचान नहीं पाता। परंतु जब वो किसी परामर्शदाता के संपर्क में आता है तो वहां उसकी पहचान कराई जाती है कि आपके अंदर ये गुण है। तो यहाँ पर हमने सीधा सीधा देखा कि यहाँ पर व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेसिटी है, उसके अंदर वो क्षमता, वो गुण है जिसको कि वो स्वयं परिचित नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर यही है कि प्रार्थी की जो समस्या का समाधान है तो उसकी योग्यता की उत्पन्न, यानी एक परामर्शदाता पहले व्यक्ति से संपर्क करता है, उसकी बौद्धिक क्षमता को जानने की कोशिश करता है, वो
क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, उसके अंदर क्या चीज है, ऐसी कौन सी उसके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जिससे कि उसकी महत्ता को निखारा जा सके, बताया जा सके। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जब हनुमान जी लंका जा रहे थे सीता जी की खोज में, तब वो अपनी कैपेसिटी नहीं समझ पा रहे थे, तो वहां पर के इतने विशालकाय समुद्र को कैसे लांघा जाए। तो वहां पर जो जामवंत जी हैं उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, उन्होंने उनको बताया कि यहाँ आपके अंदर इतनी सारी क्षमता है, आपके अंदर ये गुण है, आप पहचानो, स्वयं को पहचानो। जब तक स्वयं को नहीं पहचानोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ठीक उसी तरीके से जैसे ही हनुमान जी को अपनी क्षमता का अनुभव हुआ, उन्होंने एक छलांग लगाई और लंका पहुंच गए। ठीक उसी तरीके से अब हम भी देखते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी क्षमता है, कोई बहुत बड़े गुण है, किसी के अंदर कम नहीं है, किसी के अंदर ज्यादा नहीं है, सबके अंदर बराबर है, परंतु अपने मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हमने मन में हार उत्पन्न कर ली अपने, तो हम कभी जीत नहीं सकते हैं। और अगर हमने हमेशा यही ठान लिया चाहे कुछ भी हो जाए हमें करके दिखाना है, तो आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हो। तो उसी तरीके से व्यक्ति को व्यक्ति से परिचित कराया जाता है, उसकी समस्या को पहचाना जाता है, तब जाकर के यहाँ पर उसकी जो योग्यता है उससे अवगत कराया जाता है, ताकि व्यक्ति जो है या जो प्रार्थी है वो अपनी कैपेसिटी से परिचित खुद हो सके। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि परामर्शदाता प्रार्थी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके उसे प्रोत्साहित करता है। अब यहाँ पर जो काउंसलर होता है वो क्या करता है, जो एक समस्या से ग्रस्त एक प्रार्थी है या व्यक्ति है या बालक है, वहां पर एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार उसको रखना होता है। क्योंकि अगर एक फ्रेंडली जब बिहेवियर होता है तो वहां पर एक विचार को आसानी से सोचा समझा जा सकता है, आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हम अपने फ्रेंड से जिस तरीके से बात करते हैं, अगर उसी तरीके से हम बात एक ऐसे समस्याग्रस्त बालक से या व्यक्ति से संपर्क बनाते हैं, तो वहाँ अपनी बातों को बहुत ही स्वतंत्र रूप से वो रखता है। जब अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से रख सकता है तो वहां पर उसकी जितने भी बातें हैं, उसकी समस्याएं हैं, वो खुल करके सामने आएंगी। तो यहाँ पर एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है। जब उसको प्रोत्साहित किया जाएगा तो वो अपने आप ही धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश करेगा। और वो सुधार इसीलिए करेगा क्योंकि उसको एक इस तरीके से वातावरण दिया गया है एक परामर्शदाता ने, ताकि उसकी क्षमता से उसको परिचित करा दिया। जब क्षमता से परिचित करा दिया, वो इसकी वजह से कराया क्योंकि उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार था। फिर देखते हैं यहाँ पर कि इसमें व्यक्ति के अचेतन मन से चेतन की ओर लेकर आता है, जो व्यक्ति को तनाव मुक्त करता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर जो है दो प्रकार का दिमाग होता है, एक चेतन अवस्था और एक अचेतन अवस्था। चेतन अवस्था में हम सोचे हुए सुलझे हुए विचारों को व्यक्त करते हैं जागती हुई अवस्था के अंदर, और अचेतन अवस्था में कुछ इस तरीके से कि हम सोते हुए अपने। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं, आप देखते हैं कि हमारी दैनिक दिनचर्या जो होती है उसमें कुछ घटनाएं कभी कभी ऐसी घट जाती हैं कि हमें वहां पर देखा, बस उसके बाद हमें उसका कोई ज्ञात नहीं रहता, लेकिन वो हमारे अचेतन अवस्था में चली जाती है, क्योंकि वहां पर एक सुप्ता अवस्था यानी सोती हुई अवस्था में वो एकदम विराजमान हो जाती है। लेकिन जब कभी इन फ्यूचर हमें आवश्यकता पड़ती है, तब वहां पर वो स्वतः ही वो हमारे अचेतन मन से निकल करके और चेतन मन में आ जाती हैं, यानी एक जागृत अवस्था में आ जाती है। तब कहते हैं हाँ एक बार ऐसा हुआ था। तो वो कब, यानी कि हर मेमोरी को हम इतना मेमोराइज कर लेते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर अवचेतन अवस्था में वो चली जाती है, लेकिन जब कभी आवश्यकता पड़ती है फ्यूचर में, वो स्वतः ही निकल करके आ जाती है। तो एक परामर्शदाता भी इस तरीके की अपनी क्रियाएं करता है कि यहाँ पर इसमें व्यक्ति को पहले अचेतन मन से चेतन मन की तरफ वो लेकर के आता है, तब व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे इस समय फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन विद्या बालन उसमें थी और अक्षय कुमार उसमें भी थे। एक क्या नाम है उसका, दिमाग नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, सॉरी, मैं इसके लिए सॉरी बोलती हूँ। लेकिन वहां पर उनको एक इस तरह से भूत का और एक साइंस का दोनों का जब टकराव होता है, तो वहां पर यही चीज है कि विद्या बालन जिस बीमारी से ग्रस्त थी बताया गया है, वहां पर वो एक अवचेतन अवस्था में थी, लेकिन उनको चेतन अवस्था में लाने का कार्य करते हैं अक्षय कुमार जी। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि रियल लाइफ कैसी थी, तो वहां पर एक तनाव मुक्त एकदम फील करती हैं। तो वही चीज होती है, एक परामर्शदाता भी ठीक इसी तरीके से करता है कि हमारा दिमाग जो है, दिमाग के अंदर बहुत सारी एक लाइब्रेरी, बहुत पूरे विश्व की लाइब्रेरी भी हम इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, इतना बड़ा हमारा दिमाग है। परंतु उसमें कुछ चीजें, कुछ तत्व, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि अवचेतन में चली जाती हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तब हम उसको चेतन मन में लेकर के आते हैं। तो ठीक परामर्शदाता भी इसी तरह की क्रियाओं को करता है। फिर देखते हैं हम यहाँ पर
कि यह विधि व्यक्ति को लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए इसे परामर्श के साथ साथ चिकित्सा प्रणाली भी कहा गया है। बिल्कुल सही बात है। जब हम व्यक्ति को ठीक करते हैं, हमारा मतलब है परामर्शदाता व्यक्ति को ठीक कर देता है, उसकी मानसिक स्थिति से समझते हुए, उसकी एक बौद्धिक प्रणाली को समझते हुए, उनकी कैपेसिटी को समझते हुए, तब यहाँ पर हमने उसकी किसी भी एक टेक्निक के माध्यम से उसकी समस्या का निदान कर दिया। तो यहाँ पर हम उसको एक परामर्श के साथ साथ, उस परामर्श नाम के साथ साथ हम उसको चिकित्सा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चिकित्सीय रूप से ले लेती हैं, तो वहां उस चीज को हम देखते हैं, तो इसको एक चिकित्सीय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या इसमें अंतिम हमारी लाभ जो है वो है कि इसमें व्यक्ति उचित अनुचित को सोचने में सफल होता है और योग्यता के आधार पर आगे बढ़ जाता है। जब व्यक्ति की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है, तब यहाँ पर उचित और अनुचित इन दोनों में फर्क समझने शुरू कर देता है। मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या चीज ऐसी है जो सही रहेगी, मैं किस मार्ग पर जाऊंगा, तो मार्ग का या हमारी जो भी समस्या है, उन सभी समस्याओं का समाधान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और जब ये हम यहाँ पर उचित अनुचित को सोचने में सफल हो जाते हैं, तो उसके योग्यता के आधार पर व्यक्ति स्वतः ही आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये तो इसके यहाँ पर अनिर्देशात्मक के लाभ थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं अनिर्देशात्मक परामर्श के चरण यानी कि सोपान, स्टेप। अब हम यहाँ देखते हैं कि पहला हमारा आता है सत्र का प्रारंभ। सत्र का प्रारंभ यानी कि परामर्शदाता क्या करता है, सबसे पहली जो क्रिया करता है वो एक सत्र यानी एक क्रिया को शुरू करता है। कितने समय में मुझे कितनी इस क्रिया को करने में किसी व्यक्ति का यानी कि जो एक ग्रस्त व्यक्ति है उसको परामर्श देना है, उसको सही करना है, प्रार्थी को सही करना है। तो उस प्रार्थी के लिए सबसे पहले एक सत्र का प्रारंभ करना होता है। उस सत्र में उसको ये जानने की कोशिश करती है फेस टू फेस ये व्यक्ति क्या है, किस समस्या से ग्रस्त है, तो वो समस्या को जानने के लिए उसने जो जो स्टेप उठाए थे वो सत्र का प्रारंभ होता है। फिर देखते हैं यहाँ पर दूसरा है उत्तम तादात्म्य स्थापित करना। अब एक समस्याग्रस्त बालक से या व्यक्ति से एक ऐसा उत्तम तादात्म्य समन्वय इसको स्थापित करने के लिए उसको कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है ताकि तालमेल आराम से बैठ सके, यानी कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार इसके अंदर आता है। भाई कोई भी बात है, अगर जैसे मैं किसी समस्या से ग्रस्त हूँ और मुझे कोई अगर परामर्श देने आ रहा है, तो वो पहले एक भूमिका बनाएगा कि सामने वाले से मैं बात करूंगा, ये किसी समस्या से ग्रस्त है, इतना तो मालूम है, तो अब इसकी कौन सी ऐसी समस्या है, उस समस्या को देखना है। तो यहाँ पर समस्या को देखने से पहले, उस समस्या से परिचित होने से पहले वो मुझसे फेस करेगा, फेस टू फेस होगा। अब उस जो क्रिया आमने सामने की होगी प्रत्यक्ष रूप से, तो वहां पर पहले मेरे व्यवहार को जानने की कोशिश करेगा, मेरा व्यवहार कैसा है, तब जाकर के उसके मुझसे कुछ मैत्रीपूर्ण व्यवहार अपनाना होगा, फ्रेंडली जो रिलेशन है उसको बनाना होगा। उसके बाद धीरे 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 वो अपनी मेरी समस्या को जानने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वही है कि तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश करता है, ये दूसरा पॉइंट है। फिर आता है हमारा सकारात्मक व नकारात्मक भावनाओं का वर्गीकरण। अब मेरे अंदर ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जो सकारात्मक भी है और नकारात्मक है, तो दोनों का वर्गीकरण करता है कि फलाने व्यक्ति के अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि एक तरफ इसको नेगेटिव रखती हैं और एक तरफ इसको पॉजिटिव रखती हैं। तो उन दोनों को अलग अलग करना है, क्योंकि नेगेटिव बातें जो होती हैं वो व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, और पॉजिटिव व्यक्ति को जो ऐसा होता है कि वो आगे प्रेरित करती हैं। लेकिन जब व्यक्ति इसमें घिर जाता है चारों तरफ से, तो वो ना तो इधर करता है, तभी जाकर के उसकी समस्याएं उत्पन्न होना प्रारंभ कर देती हैं। तो उन चीजों का वर्गीकरण करना कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करने दे रही है, जो वो नकारात्मक हो गई, और ऐसी कौन सी है जो पॉजिटिव है, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो उन गुणों को पहचानने की कोशिश करना, तो उसमें वर्गीकरण करना। फिर आता है यहाँ पर 4th नंबर पर अंतर्दृष्टि का विकास। अंतर्दृष्टि का विकास यानी कि मेरी उस गुण को परिचित होने के बाद मेरी अंतर्दृष्टि को विकसित करना कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकती हूँ, इस चीज को आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित होना है, तो उसके लिए वो मुझे परामर्श करेंगे। तो यहाँ पर मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, तो खुद को खुद से पहचान कराना, मुझे मेरी कमियों से भी पहचान कराना, मुझे मेरे गुणों से भी पहचान कराना। कमियां हैं तो उनको अलग करने की कोशिश, यानी नकारात्मक विचारों को बिल्कुल अलग करने की कोशिश की जाएगी, और सकारात्मक यानी कि जो मेरे अंदर गुण हैं उन गुणों से पहचान कराना, क्या ताकि मैं उन गुणों से परिचित होकर के अपने आप को आगे बढ़ा सकूं, विकसित कर सकूं। तो यहाँ पर खुद से खुद की पहचान कराना। 5th नंबर पर आता है अनुवर्ती यानी अनुगमन।
अब यहाँ पर अनुगमन वो चीज हो गई कि हमें किसी क्रियाओं को देखते हुए सीखना, उसके ऊपर चलना। मेरे अंदर बहुत सी गुण हो सकते हैं, मेरे अंदर बहुत सी कमियां हो सकती हैं, उन कमियों को निदान करके गुणों से परिचित कराकर मुझे उन गुणों के ऊपर चलने की प्रेरित करना। मैं कैसे बढ़ सकती हूँ, अपनी कैपेसिटी को कैसे समझ सकती हूँ, मुझे किस चीज का ऐसा सहारा मिल सकता है जिसको पकड़ करके मैं आगे जा सकती हूँ। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का भी सहारा होता है। तो वही चीज होती है कि हमें अगर उस समय ये अगर परामर्शदाता जो भी चीज बता दे, किसी भी ऐसे प्रार्थी को जो कि समस्या से ग्रस्त है, उसको अगर जो भी एक तकनीकी बता दी कि आप इस टेक्निक को अपनाओ तो यहाँ पर आप आगे जा सकते हो, ये चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, तो हम तुरंत उस चीज के ऊपर चले जाते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, हमारी मानसिकता होती है, बौद्धिक विकास होता है, हमारी बहुत सारी समस्याएं होती है। समस्याओं के आधार पर आप सभी जानते हैं, आज के समय में टीवी पर अगर हम प्रातः काल न्यूज चैनल को खोल करके देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के ज्योतिष आ जाते हैं और वो अपनी अपनी बताते हैं, साथ में इसमें फोन कॉलर्स भी अब जुड़ जाते हैं, अपनी अपनी समस्याओं को बताते हैं। तो वहां पर उन्होंने एक उपाय बता दिया, उस उपाय के आधार पर हम अपने आप को जीने की कोशिश करते हैं, समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। किसी ने कहा कि आप ये इस फिंगर में ये वाला रिंग डाल लो, इसमें ये डाल लो, तो हम उस चीज को डालते हैं। अब मानसिक रूप से प्रिपेयर हो जाते हैं हम इस वजह से कि हाँ हमें सही होना है। ठीक वही चीज उसी प्रकार से अगर हमें यानी कि प्रार्थी को किसी परामर्शदाता ने अगर ये चीज बताई कि आप ये अप्लाई करो, आपको यकीनन फायदा होगा, तो हमें उस चीज का अनुगमन करना है। तो वही चीज हमारी अनुगमन के अंतर्गत आती है। फिर देखते हैं हम यहाँ पर छठे नंबर पर परामर्श की स्थिति समाप्त करना। ये हमारा अंतिम आएगा, उससे पहले ये आएगा हमारा कि भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति। अब व्यक्ति यहाँ पर क्या करता है कि अपनी इतनी सारी क्रियाओं को अपनाने के बाद जब व्यक्ति की भावनाएं होती हैं तब उसको वो अभिव्यक्ति यानी स्वतंत्र रूप से करना शुरू कर देता है। यानी वो एक रिलैक्स फील करता है कि किस तरीके से मैं क्या था और अब मेरी जिंदगी, यानी बहुत हल्का फुल्का फील कर रहा है वो। तो यहाँ पर अपनी जो भावना है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसको अपनी जो उसके इमोशंस हैं, उसको एक वो ऐसा फील कर रहा है कि वो बहुत स्वतंत्र हो चुका है। तो यहाँ पर इन सारी कंडीशंस को कर गुजरने के बाद यहाँ पर जब आता है तब उसकी भावनाओं की जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है वो उसकी बातों से, उसके कार्यों से, उसकी क्रियाओं से महसूस होता है। तब जाकर के अंत में यानी इन सारी समस्याओं का निदान करने के बाद अंत में आता है कि परामर्श की स्थिति समाप्त करना। अंतिम अवस्था में पहुंचने के बाद जो परामर्श की स्थिति होती है उसको समाप्त किया जाता है। समाप्त करने के बाद तब जाकर के पता चलता है, जैसे कि लास्ट में उस फिल्म में हुआ था कि जब अंत में विद्या बालन उसमें एकदम अपने आप को रिलैक्स फील करती हैं, उनको महसूस होता है कि वो क्या थी, किस समस्या से ग्रस्त थी और किस तरीके से उनको इस समस्या से उबारा गया था। तो यहाँ पर हर तरह की उस फीलिंग से उसको एक परामर्शदाता को सामना करना पड़ता है जो कि प्रार्थी के साथ वो समस्याएं बनी हुई होती हैं। तो यहाँ इन सभी चीजों को हमने ये देखा कि इसके अंदर परामर्श की जो तकनीकियों के अंदर था, निर्देशात्मक परामर्श की विशेषताएं और उसके निर्देशीय परामर्श के लाभ, ऐसे ही अनिर्देशात्मक परामर्श के लाभ और अनिर्देशात्मक परामर्श के चरण या सोपान, इन सब चीजों से आपको मैंने अवगत कराया है और आशा करती हूँ आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको सही लगी है, समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ में लाइक भी करें। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई, फिर भी कोई पॉइंट रह गया है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया। और अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो फिर आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा लाइक किए गए उससे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे मोटिवेट कीजिए, जैसे भी होता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ। फिर भी समझ में नहीं आया तो वो भी आप मुझे बताइए, मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगी। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद मैं आपसे यही कहूँगी कि जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को वो किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो उनको समय से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।